अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर मोहम्मद शुएब अख्तर, जो कि माहिर हैं जीनियाती अमूर के। आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो तालीमी सफ़र है उसमें ज़ाहिर है इंटरमीडिएट एफएससी के बाद एक अहम संग मील होता है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहलाता है। आप ये बताइए कि आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो किस जो शोबा है उसके अंदर की है? जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो अपनी अंडर ग्रेड डिग्री है, जो कि मेरी बेसिक डिग्री है, वो मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और उसके लिए जो है मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो गुलाब देवी हॉस्पिटल था, और उसमें जो है मैंने स्पेशलाइजेशन की मेडिकल जेनेटिक्स के अंदर। और इसके बाद फिर आपने मास्टर्स किया? हाँ जी, उसके बाद मैंने एमफिल किया मेडिकल लैब साइंसेज में, जिसमें मेरी स्पेशलिटी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स थी, जो कि एक्चुअली जो पहले से मैं अपनी स्पेशलिटी कर चुका था मेडिकल जेनेटिक्स की, उसी को जो है मैं आगे लेकर चल रहा था। और पीएचडी आपकी फिर पाकिस्तान से? नहीं, मैंने अपनी पीएचडी जो है वो जापान में ली, और जापान की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, तो मैंने वहाँ पर जो है अपनी पीएचडी जो है मुकम्मल की। तो जैसे ही मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया, तो उसके बाद जो है मैं अपनी पीएचडी को करने के लिए वहाँ चला गया, और वहाँ पर जो है मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। अच्छा, आपकी जो पीएचडी की स्टडीज हैं ये कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप था या आपने अपनी जेब से की है? जी, नहीं, बिल्कुल अपनी जेब से तो नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो है वो चूँकि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और वो जो है वो ये चाहती है कि वहाँ पर बहुत से लोग जो कि जिनके अंदर टैलेंट मौजूद हो, जिनके पास जो है एक अच्छी रिसर्च प्रोफ़ाइल हो, या वो बहुत अच्छे रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आएँ, उनके लिए उनका जो है एक प्रोग्राम है जिसे जो है फेलो ऑफ़ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हर साल जो है 2 लोगों को वो फेलोशिप देती है। तो मैंने एक्चुअली एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखा था, जिसमें मैंने ये प्रपोज़ किया था कि हम जो है जो इंसान की डिफरेंट सेंसेस हैं, एक्चुअली सबसे पहले मैं कलर विजन पे काम कर रहा था, कलर ब्लाइंडनेस पे। कलर ब्लाइंडनेस और टेस्ट की जो हमारी सेंस है, जो टेस्ट की हिस्स है, इसी तरह हमारी जो सूंघने की हिस्स है, स्मेल, या जिसे ऑल्फैक्शन कहते हैं, ये आपस में मिलकर इकट्ठे काम करती हैं। तो मेरा प्रपोज़ल इस बारे में था कि ये आपस में इंटरेक्टिवली काम कैसे करती हैं। तो जब ये मैंने रिसर्च प्रपोज़ल वहाँ जमा किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एवैल्यूएशन के बाद जो है मुझे वो फेलोशिप 3 साल के लिए अवार्ड की। तो उसी फेलोशिप्स के ही बुनियाद पर जो है मैंने वहाँ पर अपनी पीएचडी की जो रिसर्च थी वो मुकम्मल की। अच्छा, ये जो आपकी फेलोशिप थी ये डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटी को खुद अप्रोच किया या ये एचईसी के थ्रू आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ? जी नहीं, ये एचईसी के थ्रू नहीं था, बल्कि मैंने बराह रास्त जो है यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया था। तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपके प्रोग्राम में इसका वक्त हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली जो है बेसिकली कलर ब्लाइंड हूँ, तो मैं इसलिए जब यहाँ पर जेनेटिक्स में स्पेशलाइज कर रहा था, तो मैं कलर ब्लाइंडनेस पे काम कर रहा था। उसी दौरान जो है हमने देखा कि जो है ना, पता लगा कि एक इंटरनेशनल कलर विजन सोसाइटी है, जो कि एक्चुअली ऐसी तमाम रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है उनको होस्ट करती है। तो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जापान के अंदर, तो मैंने वहाँ पर जो है उनको अपना प्रपोज़ल भेजा अपनी रिसर्च के बारे में। तो उन्होंने मुझे जो है फ़ंड किया, और मैं उनकी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने, वो रिसर्च जो मैं यहाँ पर जबकि सिर्फ अंडर ग्रेड का स्टूडेंट था उस वक्त कर रहा था, वो रिसर्च प्रेजेंट करने के लिए जापान चला गया। तो चूँकि मैं कलर विजन की या कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स पे काम कर रहा था, तो उसी कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ पर की नोट स्पीकर थे वो आए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से थे, और वो भी कलर विजन की जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे। लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे काम कर रहा था, तो वो डिफरेंट जापानीज़ पॉपुलेशन, यूरोपियंस और एशियंस, डिफरेंट दूसरी पॉपुलेशन जो उन पे काम कर रहे थे। तो हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने जो है मुझे कहा, इनवाइट किया कि मैं उनकी जो है लैब वो उनको विज़िट करूं। तो उनकी रिसर्च लैब में विज़िट करने के लिए गया, और फिर जब हमारी मज़ीद बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुमकिन आप पीएचडी करना चाहें तो आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में या मेरी लैब में जाकर पीएचडी कर सकते हैं।
तो इसी बात के उसमें जो है फिर मैं उनके साथ राब्ते में रहा। फिर यहाँ आकर मैंने एमफिल किया। उसके बाद मैंने एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिखा। एमफिल के दौरान डेफिनेटली आपकी रिसर्च और इस सारी चीज़ों की कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च प्रपोजल क्या बनाना है, तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखा और उन्हीं प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट करके जो है मैंने एक प्रपोजल जमा कराया और फिर जो है वो प्रपोजल जो है वो यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया। तो उसके नतीजे के अंदर जो है मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन का ट्रेंड नहीं है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया और कैसे आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो गया? जी हाँ, असल में इसके बारे में जो है मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जो सबसे पहली और बात है वो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, और जो सेकंड है वो है लैक ऑफ मेंटरशिप। तो चूँकि पहली बात तो ये कि जो हमारा अंडरग्रेड का स्टूडेंट है उसको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उसे इस चीज़ का नहीं पता होता कि कॉन्फ्रेंसेस में कैसे जाना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, बहुत से हमारे जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अप्रोच नहीं कर पाते, और अगर वो जाएँ भी तो बतौर सिर्फ अटेंडी उनको ये बात नहीं उनको इस तरह से उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती कि वो जाएँ और जाकर जो है उस रिसर्च को वहाँ पर प्रेजेंट कर सके। तो ये पहली चीज़ है जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज है। अच्छा, यहाँ मेरे ख्याल ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो रिसर्च पेपर्स पढ़ना है या रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है वो सिर्फ एमएस लेवल का या एमफिल लेवल का काम है। जी हाँ, ये भी इस तरह से यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी एक्चुअली जो मेरा दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ मेंटोरशिप, ये असल में उसकी कमी की वजह से है कि जब आप मेंटोर नहीं कर रहे कि आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है या रिसर्च पेपर कैसे लिखना है या थीसिस कैसे लिखना है, तो उसके नतीजे के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग का आंसर, वो इनोवेशन का आंसर वो पैदा ही नहीं होता। और जब वो पैदा ही नहीं होता तो उसके नतीजे के अंदर जो है फिर आप जाना ही नहीं चाहते, कि आपको पता ही नहीं कि इसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं जाऊँ और जहाँ जाके इसे प्रेजेंट करूँ और लोगों को बताऊं कि हम कितना इनोवेटिव काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो कि आपका मेंटोर है वो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देता है, क्योंकि सलाहियत तो हर शख्स के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक मेंटोर की हमें ज़रूरत होती है कि जो इस सलाहियत को निखार सके, वो इसको निखार सकता है। तो उसके नतीजे के अंदर यकीनी तौर पर आप जो है अपनी मनाजिल को तय करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यही जो आपका पहला सवाल था कॉन्फ्रेंसेस में जाने के मुतालिक, उसके बारे में, और यही जो है जो दूसरा आपका सवाल है उस एटीट्यूड के मुतालिक, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस तरह से वो एटीट्यूड जो है अमूमी तौर पर हमारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का नहीं बन पाता। जब का जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन है, एक तो उसकी बुनियाद आपका रिसर्च प्रपोजल थी, तो क्या लैंग्वेज बैरियर उसके रास्ते में हाइल हुआ या आपने वहाँ जो मीडियम ऑफ स्टडीज था वो इंग्लिश था वहाँ पर? जी हाँ, ये आपका हमने मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और उसकी रीज़न ये कि बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान में जो कि फॉरेन अब्रॉड जाते हैं स्टडीज़ के लिए, वो अमूमी तौर पर जापान को जो है कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि शायद वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। यकीनी तौर पर वहाँ पर अमूमी ज़िंदगी के अंदर लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन यह है कि जापानी गवर्नमेंट ने जो है एक यूनिवर्सिटीज़ का समिट बनाया है कुछ साल पहले, कि जिसमें जो है उन यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च कर रही हैं। तो मेरा प्रोग्राम भी उनमें से एक था। तो इसलिए मुझे जो है किसी तरह का लैंग्वेज बैरियर एडमिशन लेने के प्रोसीजर में जो है वो पेश नहीं आया। हाँ, अलबत्ते जब मैं वहाँ गया तो फिर यह है कि अमूमी जो हमारी ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके लिए जो है फिर मुझे जो है ना वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज जो है उसके सीखने की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी जो है बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती है जिसमें जो है आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसा कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास भी हो रही होती है, आप चाहें तो क्लासरूम में जाके लैंग्वेज सीख लें। इसी तरह वहाँ पर एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है कि जिसमें जापानीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ जो है पेयर कर दिए जाते हैं और फिर आप एक दूसरे के कल्चर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे में जब आपको नेटिव लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है तो उसके नतीजे के अंदर जो है आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है जापानीज़ लैंग्वेज जो है या कोई भी दूसरी ज़ुबान है उसको सीख सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आपको एडमिशन लेने के लिए या वहाँ पर जाने के लिए ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटी अगर आपका एडमिशन अप्रूव कर दे और आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो जाए तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अगर उस सब्जेक्ट एरिया में उनके पास स्कॉलरशिप की ग्रांट अवेलेबल होगी तो आप उसको विन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक्चुअली अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर जापान में मौजूद होने वाले स्कॉलरशिप्स को,
तो उनमें जो है मैं ये कहूँगा कि उनमें बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। एक वो जिन्हें हम प्री एनरोलमेंट स्कॉलरशिप्स कहते हैं, जहाँ पर आप एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप लेते हैं और जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा जो है हम पोस्ट एनरोलमेंट स्कॉलरशिप कहते हैं कि यानी पहले आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोनों स्कॉलरशिप की जो कैटेगरीज हैं उसके लिए बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है प्री एनरोलमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि एक्चुअली जापानी गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करती है। और मैक्स स्कॉलरशिप की भी दो किस्में हैं, एक को है मैक्स विद एम्बेसी रिकमेंडेशन कहते हैं। इस स्कॉलरशिप जो है इसके लिए जो पाकिस्तान में जापान की एम्बेसी है वो हर साल अप्रैल के अंदर जो है वो दरखास्तें लेती है और बहुत से लोग जो यहाँ पर प्रपोजल जमा करते हैं तो यहाँ पर एम्बेसी ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर एक कमेटी कायम की हुई है। तो उस कमेटी के नतीजे के अंदर कमेटी जो है वो उन तमाम प्रपोजल को एवेलुएट करके कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है और फिर जो है उनको स्कॉलरशिप जो है एम्बेसी की तरफ से अवार्ड हो जाता है। इसी तरह मैक्स की दूसरी किस्म है जिसे कहते हैं मैक्स विद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। अगर आप, जैसे मेरे केस के अंदर भी था कि आप किसी प्रोफेसर के साथ पहले राब्ते के अंदर हैं या आपको किसी प्रोफेसर का काम पसंद आता है और आप उससे बात करते हैं और वो इस बात पर रजामंद हो जाता है कि वो आपको जो है अपनी लैब के अंदर जो है बतौर स्टूडेंट जो है होस्ट कर सकता है या आपको सुपरवाइज कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप नेक्स्ट विद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। असल में ऐसी सिचुएशन के अंदर आप वही प्रपोजल, चूँकि प्रोफेसर आपके साथ पहले राब्ते में होता है, आप ऐसा प्रपोजल जो है वो लिख लेते हैं और लिख लेने के बाद अप्लाई करते हैं। तो असल में आप अपने फॉर्म जो है वो अपने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर, जो आपका होने वाला प्रोफेसर है, उसको भेजते हैं और वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है। तो ये एक दूसरा तरीक़ेकार है। जो मैंने फेलोशिप ली वो चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की इंटरनल फेलोशिप थी, तो उसमें अमूमी तौर पर फेलोशिप्स की तादाद बहुत कम है, तो वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे टैलेंटेड लोग हैं तो उनको ऐसी फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। जो दूसरे तरह के स्कॉलरशिप्स हैं जिसको मैंने कहा कि पोस्ट एनरोलमेंट स्कॉलरशिप्स, तो पोस्ट एनरोलमेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं उनमें यह है कि बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो पहले यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एडमिशन ले लेते हैं। तो जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि जापान जो है एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप आपको पता है कि जिसमें ऑटोमोबाइल के ग्रुप, रोबोटिक्स के ग्रुप, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के ग्रुप, तो वो फिर जो है अपनी रिसर्च के लिए जो है वो स्पॉन्सर करते हैं यूनिवर्सिटी को। तो वो ऐसे उसके अंदर वो उन लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए उनके इंटरेस्ट से रेलेवेंट रिसर्च पर काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है पोस्ट एनरोलमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए भी। अच्छा, वहाँ स्टडी और एकेडमिक्स का क्या कल्चर है रूटीन में? जी हाँ, ये आपने बड़ा खूबसूरत ये आपका सवाल है। ये है कि इन जनरल जो है डेफिनेटली ये लैब टू लैब और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो ऐसी चीज़ें वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन यह है कि आम जिंदगी वहाँ पर 9 to 5 ही चलती है। तो जापानी जो लोग जो हैं वो अमूमी तौर पर दिन में जल्दी उठ आते हैं और फिर उठकर जो है वो अपने कामों पर आ जाते हैं और वो 5 बजे तक इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं। अमूमी तौर पर जो है वहाँ पर पूरे जापान में जो है ना दोपहर 12 से 1 बजे तक एक लंच ब्रेक होता है, तो वो आप उस लंच ब्रेक को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये है कि जो आप, चूँकि हम यहाँ से जाते हैं तो हम रिसर्च को सीखने के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने सवाल में जिक्र किया कि अमूमी तौर पर अंडर ग्रेजुएट लोगों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो यह कि जापान में जब आप PhD कर रहे होते हैं तो आपके सुपरवाइज़र का रोल सिर्फ एक कंसल्टेंट का है कि अगर आपको वो मसला हो तो उससे बात कर लें, लेकिन बसूरत दीगर आप अपना तमाम रिसर्च प्लान, अपना तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट खुद डिज़ाइन करते हैं, उसको फिर लेकर चलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करने की, यानी या दूसरी सूरत में रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी जो है वो ट्रेनिंग मिलती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप लाइफ में फिर उस ट्रेनिंग की बुनियाद पे लीड कर सकते हैं। यकीनन। और उसके अलावा यह है कि बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में जाने की। मतलब मेरा ख्याल है कि मैं हर साल 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेस में कम से कम जो है वो जाता था जब मैं वहाँ पर रहता था, और वहाँ पर जाकर मैं अपनी रिसर्च प्रेजेंट करता था। और हर कॉन्फ्रेंस का एक थीम जो है दूसरी कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ होता है, तो उस डिफरेंट थीम की वजह से डिफरेंट लोग आते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के सवालात लाते हैं और फिर आपको अपना जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका रिसर्च है, आपका प्रोजेक्ट है, उसको एवेलुएट करने का और उसको एक जो है बहुत नोवेल सिमत के अंदर लीड करने का जो है आपको बार बार मौका मिलता है। अच्छा, इंटरमीडिएट से PhD पहुंचने तक आपकी थ्रू आउट स्टडीज़ हैं या दरम्यान में आपने जॉब्स वगैरह भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर्स के दौरान की?
इसका जवाब है कि तकरीबन थ्रू आउट स्टडीज़ हैं, लेकिन ये तकरीबन को जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे, कि मैं 2015 जो है उसमें ग्रेजुएट हुआ था, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक प्राइवेट सेक्टर बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेनेटिक डिजीज़ के लिए के लोगों को क्लिनिकल केयर और उनकी प्रिवेंशन के लिए काम करती है, तो मैं उसके साथ वाबस्ता हो गया और 2 साल तक मैं उनके साथ जॉब करता रहा। उसके बाद जो है मैं जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था उसी दौरान जो है मैं एमफिल कर रहा था, तो एक्चुअली दोनों चीज़ों को मैं जो है साथ साथ लेकर चल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो है ना फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको ज्वाइन कर लिया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इसमें जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में फिर जो है तकरीबन 2 साल जो है जॉब करता रहा। तो उसी दौरान जो है मेरा एमफिल जो है वो पहले से कंप्लीट हो चुका था, तो फिर जो है मैं अपने प्रोफेसर का प्रपोजल लिखने उन सारी चीज़ों में मसरूफ़ था। तो फिर जैसे ही मुझे जापान से जो है मेरा ऑफ़र लेटर आ गया PhD के लिए, तो फिर जो है मैंने यहाँ पर जो मेरी जॉब थी उससे इस्तीफ़ा दिया, और फिर जो है ना मैं जापान का जो है ना होकर रह गया। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अमूमन गवर्नमेंट जॉब में जाके लोग रिलैक्स मोड में चले जाते हैं कि चले हैं सरकारी नौकरी मिल गई है, अब सारी जिंदगी अय्याशी होगी, कैरियर सिक्योर हो गया है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बावजूद आपको फिर PhD का ख्याल क्यों आया? जी हाँ, लाइफ तो सेटल हो गई थी ऑलमोस्ट, यानी ट्रैक पे आप चढ़ गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि ये बहुत जो है ना मुश्किल डिसीजन था। मुश्किल मेरे लिए नहीं था, मुझे क्लियर था कि मेरे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स जो है मेरे अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मेरे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स में ये बात बड़ी क्लियर थी कि मुझे PhD करनी है। मैंने बहुत सी और फेलोशिप्स को और बहुत सी चीज़ों को सामने रखा हुआ था जिनके लिए मुझे PhD चाहिए थी, तो इसलिए मुझे तो बड़ा क्लियर था। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ आपको पता है कि जैसा कि आपने कहा कि इसको एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी समझा जाता है, ऐसी सिचुएशन में ये कि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी बिल्ट होता है, आपके ऊपर दोस्तों का प्रेशर भी बिल्ट होता है कि यार अभी तो तुम्हारे पास जॉब है और फिर ये तुम सब कर रहे हो, बाद में तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर बढ़ के ये अभी तो तुम गस्टेड ऑफिसर हो, अभी जो है तुम्हारा स्केल जो है 2 साल में बढ़ जाएगा, तो फिर तो जो है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे, और मेरे ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो PhD की रिसर्च थी उस रिसर्च को मैं अपनी पिछली रिसर्च के साथ जो है कनेक्ट कर रहा था, और पिछली रिसर्च का एक तसलसल था। तो अब वो काम जो कि मैंने पहले किया था और वो मुझे उससे जो है उसमें बहुत ज़्यादा नॉवेल्टी थी, अब मैं उसी को आगे लेकर चलना चाहता था, और जो कि वो मेरे अपने सवालात थे और मैंने जो कि रिसर्च खुद की थी, तो उस नॉवेल्टी ने, उस क्यूरोसिटी ने जो है मुझे मजबूर किया कि मैं PhD के लिए जाऊं, और उसी की वजह से मुझे अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव्स वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। तो फिर मैंने इसलिए गवर्नमेंट जॉब को जो है खैर बात कहकर जो है फिर PhD का रास्ता जो अच्छा, आपकी जो PhD है वो इंटीग्रेटेड बायोसाइंसेज में है और ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो आपका मेजर है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे नाजरीन की आसानी के लिए इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाएं कि आपकी जो तहकीक है वो इंसानी जिंदगी के किन पहलुओं का अहाता करती है? जी हाँ, आजकल अभी जो है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इसकी मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा हम इस रिसर्च क्वेश्चन पे कैसे पहुँचे। ये है कि मैं एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलर विजन पे काम कर रहा था, कि हम बहुत से लोग हैं, तकरीबन 7% लोग जो हैं हमारे यहाँ, उनको जो है मसला है जिसे हम कलर विजन डेफिशिएंसी या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि जिसके अंदर जो है वो जो है लाल और जो सब्ज़ रंग है उसके अंदर तफरीक नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो है उनकी अमूमी ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती है। तो फिर जो है ना कुछ अर्से पहले एक जो है हाइपोथेसिस आया कि उन्होंने ऑब्ज़र्व ये किया कि जो हमारी देखने की हिस्स है ये स्मेल और टेस्ट इनके साथ जो है इंटीग्रेटेडली काम करती है, इसके साथ काम करती है। तो जैसे इसकी बड़ी एक अमूमी मिसाल है वो ये कि कोई चीज़ है खाने की, अगर आप उसको देखते हैं तो देख के अगर आपको अच्छी लगती है तो आपका उसे खाने का दिल करता है, और इससे पहले कि आप खाएं आप उसे सूंघते हैं, और अगर आपको उसकी स्मेल भी अच्छे लगे तो आप उस पर टूट पड़ेंगे, तो शौक से खाते हैं। तो ये जो है ये हिस्सेस जो है इंटीग्रेटेडली काम करती हैं। तो अब इसमें जो है बहुत जो कलर विजन है इसको सिर्फ 3 जीन्स जो रेगुलेट करते हैं, तो उसको जो है ना ऑलरेडी वो एक्सप्लोर हो चुकी थी। अब सवाल ये कि टेस्ट और ये जो है अपना ऑल्फैक्शन ये कैसे काम करते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अमूमी लाइफ में हम जो है शायद सूंघने की हिस्स को वो अहमियत नहीं देते जो कि हम दीगर हमारी जो हिस्से हैं उनको देते हैं, लेकिन जो सूंघने की हिस्से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और आज के इस मॉडर्न साइंस के दौर में भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते।
तो ऐसे में जो है ना फिर मैंने चूज़ किया कि जी ठीक है, मैं जो है इसमें ऑल्फैक्शन और टेस्ट जो है यानी कि सूंघने और टेस्ट की जो हमारी हिस्स है, चखने की हिस्स, इनको साथ लेकर चलूँगा। तो फिर मैंने अपना थीसिस जो है वो सिर्फ सूंघने पे मुकम्मल किया, और उसमें जो सूंघने की हिस्स में जो मैंने काम किया वो, अब सूंघने की इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। पहले तो इन जनरल जो है आपकी कॉस्मेटिक्स में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस सब के अलावा अगर जब हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चूँकि जो मेरा बैकग्राउंड है, तो आपको ये बात पता होगी या आपने सुनी होगी, वरना मेरे हमारे नाज़रीन के लिए जो ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात होगी कि बहुत सी जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है और दीगर डिजीज़ जो हैं, उन सब के अंदर जो सबसे पहले जो है हम किसी भी मरीज़ की जो है सूंघने की हिस्स जो है वो ख़त्म होती है। तो ये बिल्कुल एज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ एनी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ यूज़ होता है। और आजकल जब हम ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक जो है वो ख़त्म हो चुकी है या तकरीबन इख्तिताम को है, जो स्ट्रेन्स आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा वेरुलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि तकरीबन 98% लोग जिनका जो है एक्सपोजर हुआ वायरस के साथ, उनकी जो है सूंघने की हिस्ट्री वो चली गई। और आपको पता है कि जब कोरोना आया हुआ था, ये एक तरह का बायो इंडिकेटर बन गया कि वो डॉक्टर आपसे ही पूछता है क्या आपको स्मेल ठीक आ रही है, क्या आपको टेस्ट ठीक आ रहा है। अगर वो खराब हो गया तो वो कहता है जी आपको कोरोना ही है। तो एक तरह का ये जो है बायो इंडिकेटर बन गया। और ये मेरी जो सारी रिसर्च है वो इसके जो है ना सराउंड करती है। तो मैंने जो बेसिकली तो जो काम किया वो ये कि हमने बहुत से लोगों के जो है डीएनए कलेक्ट किया जापान में 3 डिफरेंट तरह के जो लोग रहते हैं उनका हमने डीएनए कलेक्ट किया। फिर जापान की एक नेबरिंग कंट्री है फिलिपाइन, हमने वहाँ से जो है मुख्तलिफ तरह के जो लोग थे, मुख्तलिफ ग्रोह थे, उनका जो है डीएनए कलेक्ट किया। फिर हमने यूरोप से जो है कलेक्ट किया, फिर इसी तरह से हमने अफ्रीका का कलेक्ट किया। हम पाकिस्तान से कलेक्ट करना चाहते थे, उसी वक्त पेंडेमिक आ गई, तो ये पाकिस्तान वाला हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया उस वक्त, क्योंकि कोरोना वायरस जबकि पेंडेमिक चल रही थी, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी, रुक चुकी थी। तो ऐसे में मुमकिन नहीं था कि हम आएँ और वो सारी सैम्पलिंग करें। तो फिर उन तमाम के अंदर हमने देखा कि उनके यहाँ जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि सूंघने के हिस्से के जो जीन हैं वो कितने हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, और कौन कौन से जीन्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और कौन कौन से जीन्स जो हैं वो के फंक्शनल नहीं हैं। तो जो सूंघने के हिस्से के जीन है जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स कहते हैं, ये जो है इनकी तादाद जो है इंसानी जीनोम में सबसे ज़्यादा। इंसानी जीनोम में तकरीबन 30,000 जीन हैं, जिनमें से जो है तकरीबन 850 जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स हैं। तो ये किसी भी अगर हम जीन फैमिली की बात करें तो ये जीन्स में सबसे बड़ी फैमिली है। बहुत से जीन्स हैं जिसके लिए सिर्फ एक, बहुत सी चीज़ें जिनके लिए सिर्फ एक ही जीन है बॉडी में, लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो अभी तक इग्नोर्ड रही है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो जीन्स की मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर शुएब अख्तर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो सूंघने की हिस्स है उसका बहुत सारे अवामिल में एक प्रॉपर अमल दखल है इंसान की सेहत, उसकी बीमारी में। तो क्या साइंस इस हवाले से रिसर्च कर रही है कि अगर आपका जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर कर दिया जाए, लिविंग एनवायरनमेंट को, और आपको एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे दिया जाए जिसमें आप अच्छे माहौल में रहें, यानी खुशबू वाले माहौल में रहें, तो क्या आपकी जो हिस्स है उसकी जो प्रोफिशिएंसी है उसको एफिशिएंसी में तब्दील किया जा सकता है? क्या इस पे रिसर्च हो चुकी है? जी हाँ, इस पे जो है ना बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया। तो इसमें देखें, एक बड़ी साइंस की एक बड़ी कॉमन थ्योरी है जो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, बल्कि आपने पढ़ी भी होगी, जिसे हम जो है एवोल्यूशन की थ्योरी कहते हैं, इर्तिका की थ्योरी कहते हैं। तो ये आपने जो मिसाल दी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इर्तिका का अमल। अभी जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि तकरीबन 850 जो है वो जीन्स हैं जो कि सूंघने से जो है ना मुतल्लिक है, लेकिन आपको शायद इससे भी ज़्यादा हैरानगी इस बात पर हो कि उनमें से सिर्फ जो है 400 जीन्स हैं जो कि फंक्शनल है, बाकी जीन्स काम ही नहीं कर रहे।
तो ऐसे में जो है हम ये जब इस बारे में सोचते हैं तो हमें ये पता लगा कि ये बहुत सी जो वो जीन्स हैं ऐसी चीज़ों को स्मेल करते थे जो कि आज मॉडर्न लाइफ के अंदर नहीं रही। तो ऐसा ही अगर अब हो जाए, हम डिफरेंट तरह की स्मेल्स जो हैं उनको यहाँ पर लॉन्च कर दें और इंसानों की आबादी जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो उन खास स्मेल्स के अंदर रहना शुरू कर दें, तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि बहुत से नए जीन्स जो हैं वो वजूद में आ जाएं, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से जीन्स जो कि फंक्शनल हैं अभी, जब उनके लिए काम करने के लिए के वो हिस्से मौजूद नहीं होंगी तो वो जो है सूडोजेनाइज हो जाए, यानी वो काम करना बंद कर दें। तो इसकी बहुत सी जो है दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं। और हमने अपनी रिसर्च के अंदर ये भी देखा कि बहुत से जीन्स जो हैं जो कि पहले इंसानों के अंदर एक जीन होता था, अब बहुत से इंसानों के अंदर वो वाले जीन 2 हैं, या बहुत से इंसानों के अंदर 3 हैं। ठीक है, तो ऐसी जो हमने फ्रीक्वेंसी जो 5 तक ऑब्जर्व की, जिसका मतलब ये था कि वो जीन जिस चीज़ को सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है वो उसकी जो है उस खास एनवायरनमेंट के अंदर, चूँकि जब हमने ऐसी डुप्लीकेशंस या ट्रिप्लीकेशंस हमने ऑब्जर्व की तो वे खास खिते के अंदर थी, वो जैसे अफ्रीका में थी या फिलिपाइन के अंदर थी या चाइना या जापान के किसी खास खिते के अंदर थी। तो हमें पता लगा कि ये जीन जो है कि ये जो जिस ऑड्रेंट को या जिस स्मेल को ये डिटेक्ट करता है वो शायद उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा जो है मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर जो है वो जीन जो है उसकी वो जो है डुप्लीकेट हो रहा है, वो एक से ज़ायद पाए जाते हैं, यानी कि इसे हम अमूमी तौर पर साइंस की ज़ुबान में गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए अब मैं अगर मैं साइंटिफिकली इस बात को कंक्लूड करूं तो यह ऐसी सिचुएशन में गेन ऑफ फंक्शन होगा कि बहुत से वो जो मुअत्तर स्मेल्स हैं, वो ऐसी खुशबुएं हैं, उनको सूंघने वाले जो जीन्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जिसे हम गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसी तरह बदबू जो है उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं, उसको सेंस करने वाले जीन्स हैं, उनकी तादाद घट जाएगी, जिसे हम अमूमी तौर पर लॉस ऑफ फंक्शन कहते हैं। अच्छा, जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी इसका प्रॉपर एक रोल है, आपका जो जीनियाती रिसर्च है उसकी, और उस पर हम किस हद तक काम कर चुके हैं, यानी कोई खुशखबरी आ सकती है उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड है? जी हाँ, ये आपने बहुत आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, खासतौर पे उन लोगों के लिए या उन फैमिलीज़ के लिए जिनके अंदर जो ये ट्रेट जो है वो मौजूद है। ऐसा है कि कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डेफिशिएंसी, अमूमी तौर पे हम इसके लिए कलर विजन डेफिशिएंसी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से एक अमूमी जो है ना इंप्रेशन ये जाता है कि शायद वो कोई हर तरह के कलर से ब्लाइंड है, तो इसलिए हम अमूमी तौर पे कलर विजन डेफिशिएंसी कहते हैं कि कलर्स के अंदर जिसकी डिफ्रेंसिएशन जो है उसके हवाले से वो लोग डेफिशिएंट होते हैं। तो उसमें यह है कि इसके लिए जो है बेसिकली ये जो है LM ऑप्शन जीन होता है, जिसकी अंदर एक म्यूटेशन की वजह से ये ट्रेट जो है वो अमूमी तौर पर कॉमन पाई जाती है। तो बल्कि मॉडर्न साइंस में हम इसे बीमारी कंसीडर नहीं करते, आज से कुछ साल पहले इसे बीमारी कंसीडर किया जाता था। अब भी जो है इसे अमूमी तौर पर एक पॉपुलेशन ट्रेट कंसीडर किया जाता है कि बहुत से लोग जो कि डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर। तो अब इसके अंदर जो है कुछ साल पहले तक जो है जब इसे बीमारी कंसीडर किया जाता था तो बहुत से लोग जो है इसके इलाज की तरफ भी कोशां थे। तो उसमें 2 तरह के इलाज सामने आए। पहला इलाज है कि खास तरह के जो है ग्लासेस जो है वो बिल्ड किए गए कि जिसके को पहनने के नतीजे के अंदर जो है आप नॉर्मल कलर्स दिख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ग्लासेस ट्राई किए और वो जो है वाकई वो जो है रंगों की दुनिया जो उससे मुख्तलिफ हो जाती थी। फिर जो दूसरी तरह का इलाज सामने आया वो ये कि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो है जीन थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी जीन थेरेपी जो है प्राइमेट्स के अंदर यानी उन्होंने बंदरों के अंदर जब ट्राई की तो वो बड़ी कामयाब रही, लेकिन जो है कि वो उसको अभी तक इंसानों के लिए ट्रांसलेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी दूसरे का जीन निकाल के या किसी के जीन को म्यूटेट कर दें किसी जिंदा इंसान को, तो इसके बहुत से जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं या इसकी जो है बहुत सी क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अमूमी तौर पर अभी तक जो है ऐसी चीज़ों की जो है मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर इजाज़त नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि वो ग्लासेस के लगाने से आप जो है अपने एवरीडे के जो आपकी नौइयत के टास्क हैं उनको जो है इससे एड्रेस कर सकते हैं। फिर जो है उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो है कि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जनरल लाइफ के अंदर आपके जो आम एवरीडे लाइफ की चीज़ें हैं, तो उसमें जो है इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि उसमें आप कलर कोडिंग का इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि पहले कलर कोडिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बस कलर कोडिंग का इस्तेमाल उसको कम से कम किया जा रहा है। और उसकी ताकि जो है ऐसे लोग, चूँकि 7% जो है वो यहाँ पर है 7%, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 5.3% एग्जैक्ट उसकी प्रेवलेंस है कलर विजन डेफिशिएंसी की। इसी तरह से जो है यूरोप के अंदर 7% है, फिर यूएस के अंदर वेरी करती है डिफरेंट, हमारा हमसाया मुल्क जो है यहाँ पर 8% है। तो इसलिए जो है बहुत से जो गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बजाय इसके कि हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर कॉस्ट लगाएं, हम पब्लिकली उनके फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से पीएचडी करने के बाद फिर आप कैलिफोर्निया कैसे पहुंच गए? जी हाँ, ऐसा है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उसी वक्त जो है ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक आ गई। अब पेंडेमिक के अंदर जो है मैं काम कर रहा हूँ वो ऑल्फेक्शन के ऊपर। अब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता था या दोस्तों के साथ मिलता था या अमूमी तौर पर जब मैं सोशलाइज होता था, तो जब मैं बताता कि मैं ऑल्फेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पहला सवाल जो आता था, और मेरे अपने जहन में भी ये सवाल आता था, वो ये कि भी कोरोना वायरस के अंदर जब लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके नतीजे के अंदर उनका जो है स्मेल लॉस क्यों हो रहा है। तो असल में अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसकी वजह नहीं थे। तो मैं बड़ा परेशान, मेरे जहन में ये सवाल भी था इस हवाले से, तो मैं इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ रहा था। तो इसी दौरान जो है जब मैं इस चीज़ को टेस्ट आउट कर रहा था तो मैंने देखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका जो है वो जो है इस रिसर्च को फंड कर रहा है, और एक रिसर्च ग्रुप जो है उनको वो फंड कर रहा है। तो मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आएँ और आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें। तो फिर मैं वहाँ गया और मैंने जो है इस तरह से जो है कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों को के सूंघने की जो हिस्सा है वो जा रही है, तो फिर मैं अभी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ऐसे मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में पहुँचा। और कितने अरसे से आप वहाँ? हाँ, तकरीबन 1 साल होने को है कि मैं वहाँ पर हूँ, और प्रोजेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है। हम जो है इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम डिफरेंट एनिमल मॉडल्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके नतीजे के अंदर हम ये चाहते हैं कि मतलब हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। तो मुस्तकबिल के अज़ाइम क्या हैं? मुस्तकबिल के अज़ाइम से देखें, हम जो है इन जनरली तो चुके हैं, मैं रिसर्च के अंदर आ गया हूँ और मैं एक रिसर्चर के तौर पे ही अपना जो है काम जारी रखूँगा। मैं बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है मैं काम करना चाहूँगा मुस्तकबिल के अंदर, जिसमें यह है कि चूँकि बीइंग अ जेनेटिसिस्ट, अगर जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है एज ए जेनेटिक मॉडल। उसमें यह है कि यहाँ पर बहुत से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनेटिक मसाइल भी हैं, बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ भी कॉमन है। और अमूमी तौर पर यहाँ जो डिजीज़ कॉमन है उसमें सबसे मेजर जो डिजीज़ है वो थैलेसीमिया की है। आपको पता है कि वो बच्चे, वो लोग जो है उनका जो ब्लड जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता, और उसके नतीजे के अंदर उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी जो है वो चंद सालों पर सिर्फ रह जाती है। फिर हीमोफीलिया का मसला है यहाँ पर। फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है रेयर डिजीज़ का। ऐसी डिजीज़ जो बहुत कॉमन नहीं होती, बहुत अजीबोगरीब तरह की डिजीज़, उनमें अमूमी तौर पर या तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनके अंदर उन लोगों का दिमाग जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, उन बच्चों का। अमूमी तौर पर बच्चों, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है ऐसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं और वो उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो है उनकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो एक किसी खास जो डिजीज़ है उसको जो है उसको किसी खास चीज़ जो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो उनके यहाँ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। और अमूमी तौर पर इन दोनों ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाली रेयर डिजीज़ के बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो बाज़ का तो चंद दिनों के बाद ही फौत हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसको मैं इस हवाले से जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। और इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अभी हमें जो है बहुत से डिफरेंट तबके के जो लोग हैं वो आज देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल एक बड़ा अच्छा जो है उनके लिए मैसेज है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसमें तकरीबन जो है 84% जो है वो कज़न मैरिजेस का रोल है। तो जब हम कज़न मैरिजेस करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो किसी भी फैमिली उसके अंदर जीन पुलिंग हो जाती है। तो वो जीन पुलिंग एक ही तरह के जीन, उनमें जो है अगर डिजीज़ वाला जीन है तो वो सारे डिजीज़ जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, कि जिसके नतीजे के अंदर ऐसी बीमारियां जो हैं उनका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
अगर दो लोग जो कि आपस में कजन्स नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं और वो कैरियर नॉन कैरियर नहीं है किसी डिजीज़ के, तो अमूमी तौर पे उसका रिस्क जो है वो 25% तक होगा। लेकिन यह है कि जब दो ऐसे लोग जो है जीनोम जो है सिमिलर जीनोम शेयर करते हैं, तो ऐसा रिस्क जो है 50% तक बढ़ जाएगा। तो उसके नतीजे के अंदर जो है और जो आने वाली नस्ल है वो ऐसी मोहलिक बीमारियों के साथ जो पैदा होगी, तो उसके नतीजे के अंदर ऐसी फैमिलीज जो हैं उनके ऊपर जो है इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा आता है। फिर सिर्फ उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन नहीं आता, ये बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर इसके जो है इसकी तशखीस और इलाज दोनों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है। वैसे तो दुनिया के अंदर ही इसके इलाज के लिए सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं बहुत ज़्यादा अमराज के लिए, लेकिन तशखीस की सहूलतें भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी मौजूद नहीं है। तो उसमें जो है उनके न सिर्फ उनके ऊपर अमूमी तौर पर फैमिलीज़ के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आता है, बल्कि जो है एज ए नेशन जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आता है। तो मैं ये सोचता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हम ऐसा मॉडल जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम ऐसी बीमारियों की प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सी कौमें हैं कि जिन्होंने ऐसी जेनेटिक डिजीज है उसको प्रिवेंट किया। इसराइल उसकी एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि जो यहूदी हैं, जेwish पीपल हैं, वो कज़न मैरिज ही करते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ कोई दूसरा शख्स मज़हब कबूल कर नहीं सकता और वो आपस में ही शादी करते। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जीन पूलिंग थी, तो उन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग और DNA बेस्ड स्क्रीनिंग मेथड्स के ज़रिए जो है वहाँ पर जो है बहुत जेनेटिक डिजीज़ की प्रेवलेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर लिया है। अच्छा, इससे मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर आप जो जीनियाती मसाइल हैं और जो बीमारी हैं, अगर आप उन पे काबू पा लेते हैं तो फिर कज़न मैरिजेस कोई जुर्म नहीं है। जी हाँ, इसमें देखें कज़न मैरिज तो हकीकत कोई वैसे भी जुर्म नहीं है। ये तो आपने मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर लिया। मैंने अज़राए तफन्नुन बोला। जब मेडिकल साइंस की तरफ से ऐसी कोई एडवाइस आती है तो लोग उसको रिएक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो खामखाई कज़न मैरिजेस की मुखालफत करते हैं, तो इसलिए मैंने ये जुर्म का लफ्ज़ बोला। देखें, दुनिया में दो तरह की मेडिसिन है जिसको मौजूद है। एक मेडिसिन वो है कि जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, दूसरी वो जिसे हम इंटरवेंशनल मेडिसिन कहते हैं। तो पहली जो टाइप है जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, इसके अंदर आप अपनी तमाम तर एफर्ट्स लगाते हैं बीमारियों को पूरी सोसाइटी को आप बीमारियों से महफूज कर लें, इसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप की मेडिसिन में आप प्रिवेंशन के ऊपर काम करें ना करें, लेकिन जब मरीज होगा तो उसके इलाज के ऊपर बात करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यह है कि अगर आपने कज़न मैरिज करनी है तो जी ये आपका ज़ाती मसला है, डेफिनेटली जिसका भी मसला है उनका ज़ाती मसला है। लेकिन यह है कि उसके लिए आज की मॉडर्न साइंस में ये मुमकिन है कि हम उन दोनों लोगों का जो है वो जीनोम सीक्वेंस करें और उसके नतीजे उसके अंदर देखें कि यहाँ पर कौन सा डिजीज़ काजिंग जो है वेरिएंट्स मौजूद हैं, और क्या वो डिजीज़ काजिंग वेरिएंट्स जो है क्या अगली नस्ल के अंदर कोई बीमारी जो है इनहेरिट कर सकते हैं। अगर तो वो इनहेरिट कर सकते हैं तो फिर हम उनको जो है उनकी काउंसलिंग के ज़रिए, इस काउंसलिंग को हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं, कि यानी कि DNA की इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कि जहाँ पर हम उनको उस बीमारी के से जो मुमकिना जो भी असरात होंगे उससे आगाह करते हैं। तो फिर वो इस बारे अंदर सोच सकते हैं। उनके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन आएगा, जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फिर साइकोलॉजिकल बर्डन जो कि सबसे बड़ा बर्डन होता है वो आएगा, वो उस तमाम के बारे में क्या सोचते हैं। और ये पूरा एक प्रोसीजर है जो इस तरह से लॉन्ग टर्म चलता है। तो वो इस तरह से अभी तो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में चूँकि हेल्थ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर तो हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स या इस तरह से जेनेटिक काउंसलिंग का तस्वुर वो मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत सी जो नेशंस हैं उन्होंने इस जेनेटिक काउंसलिंग के ज़रिए से ऐसी बहुत सी जीनियाती बीमारियां जो हैं उनको कंट्रोल किया और अपनी जो है उधर जो है वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन जो है उसको वहाँ उन्होंने प्रमोट किया। जब का अमेरिका में जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका ड्यूरेशन कितना है? हाँ, अभी तो यह है कि उदाहरण तो सुनने में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा जी कोरोना की वजह से स्मेल लॉस क्यों हो रहा है, आप इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि शायद ये एक चुटकी बजाने का खेल होगा। लेकिन जो कि हमारे पास जो है ना 5 साल के लिए ये फंडिंग मौजूद है और हम 5 साल तक जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यानी हम इस 5 साल तक इन्वेस्टिगेट करने का मकसद कि इस टाइम के अंदर अंदर जो हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और चूँकि इस वक्त जो है हम ऐसी स्टेज पर हैं कि जहाँ पर हमें क्लूज़ मिल रहे हैं कि हाँ ये
ये चीज़ पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, ये ऐसी चीज़ें जगह हैं कि जहाँ की जिनके अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है ना स्मेल लॉस हो रहा है, तो हम अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी समझ की आसानी के लिए कह सकता हूँ कि आप 4 साल मजीद इस प्रोजेक्ट पे भी काम जी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द प्राइम यूथ एज, 18 साल की उम्र में हैं आप, और आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे एक स्टूडेंट को कि जो इंटरमीडिएट एफएससी पास है और वो अपना यूनिवर्सिटी के ज़रिए से एक कैरियर पाथ डिज़ाइन करने लगा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि यूनिवर्सिटी जाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, और एंड ऑफ द डे 4 साल गुजार के फिर आप जॉबलेस हैं और डिग्री हाथ में है, लाखों रुपए आप यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं, तो आप 18 साल के बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे? जी हाँ, ये मेरा ख्याल ये भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी जाएँ, बच्चे जाएँ और लाइफ को एंजॉय करें। हमने भी किया और यकीनी तौर पे आपने भी किया होगा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि सबके साथ जो है एक उस स्टूडेंट के जब हम दर्जे पे देखते हैं तो वहाँ पर एम्बिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्टूडेंट की अपनी एम्बिशन क्या है। दूसरा, जब हम देखते हैं तो ये आप अगर देखें तो मैं इसको नेशनल लेवल पे जो है एक प्रॉब्लम देखते हैं, कौमी सतह का मसला देखता हूँ कि आपका स्टूडेंट जो है, हमारा स्टूडेंट, हम भी, और हम आम तौर पे हम रोज़ाना, जब अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ और हम लोगों को मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उनकी कैरियर के हवाले से काउंसलिंग का कोई तस्वर मौजूद नहीं है। फिर उनके यहाँ जो प्रोग्राम्स मौजूद हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम करा रही है, उसके लिए भी उनके पास जो कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है कि किस प्रोग्राम को ऑप्ट करने के बाद उनके लिए क्या कैरियर पाथ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें नेशनल लेवल पर जो है एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो लाना चाहिए, जो बच्चों के साथ जो है कम से कम एलिमेंट्री स्कूल से साथ चले, कि जिनमें जो उनके जो टीचर्स हैं वो उनकी सलाहियतों को देखें, उनके इंटरेस्ट को देखें, उनके एम्बिशंस को जांचें, और फिर उसके मुताबिक जो है उनकी गाइडेंस का एक सिलसिला बने और फिर उस सिलसिले को वो जो है आगे लेकर चले। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमें कौमी सतह पर ऐसे एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जब हमारा एक वो 18 साल का नौजवान जो कि इंटरमीडिएट करता है, तो उसने हाथ में जो है उसके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ नहीं होता, जो उसके रिजल्ट कार्ड होता है। उसके पास किसी तरह की गाइडेंस नहीं होती, उसके पास किसी तरह की इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती कि कौन सा कैरियर पाथ उस शख्स के लिए, उस शख्स की एम्बिशन के लिए, उसकी शख्सियत के लिए जो है बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम ये चीज़ को उस लेवल के ऊपर एड्रेस कर सके तो फिर जो है कि अल्टीमेटली वो शख्स यकीनन जो है कि एक सूदमंद जो है शहरी साबित होगा, और उसके अंदर जो है फिर हम उससे जो कौमी सतह पर जो है इस ऐसे प्रोजेक्ट है उसके जो है ना नताइज देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए चूँकि ऐसा करना, जब वो चूँकि कौमी सतह पर ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना, वो तो किसी इनकलाब के इस वक्त मुतरादिफ होगा, लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स के लिए यह है कि वो अपना बहुत सी चीज़ों को स्टडी करें, पढ़ें, जनरल पढ़ें, जनरली चीज़ों के बारे में पढ़ें, डिफरेंट कैरियर पाथ्स के बारे में पढ़ें, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पढ़ें, और उसके बाद जो है अपने ये इस चीज़ को महसूस करें कि उनका एम्बिशन क्या है और वो किस कैरियर पाथ को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा, यानी हमारा जो एक अमूमी रवैया है कि हम पॉपुलर ट्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं। यानी एफएससी की है तो एक टाइम था कि जी लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो धड़ाधड़ लोग मेडिकल में एडमिशन लेने लग गए, फिर इंजीनियरिंग का दौर आया, फिर आईटी का दौर आया, अभी भी है, तो कंप्यूटर साइंस में लोगों ने एडमिशन लेना शुरू किया। फिर पता चला कि जो आपका फार्मेसी की डिग्री है वो बहुत वैल्यूएबल है, फिर स्टूडेंट्स उस तरफ दौड़े, फिर पता चला कि नहीं, फिजियोथेरापी भी एक ब्रांच है तो इसमें भी एडमिशन लेना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बिफोर एंटरिंग टू एनी 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो पहले इस चीज़ की खूब छान पड़ते हैं कि एफएससी के बाद उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से वो अपने कैरियर पाथ का आगाज़ करे, ताकि कल को 4 साल या 6 साल इवन एमएस करने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो जॉबलेस होते हैं, तो उन्हें फिर लाइफ में किसी स्टेज पे जाके पछताना ना पड़े, या उनके पेरेंट्स को फिर ये तकलीफ ना हो कि बच्चों पे इतना खर्च भी किया है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। बाकी जो ट्रेंड्स आते हैं इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि असल में ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत बेबुनियाद होते हैं पाकिस्तान, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं कि चंद एक लोग जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं तो दूसरे लोग उसको कॉपी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट जो है वो चलती कैसे है। तो अमूमी तौर पर यह है कि पाकिस्तान जो है
चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज तो मौजूद नहीं है, और वो इंडस्ट्री किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की हम बात कर लें, या हम किसी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, तो या फिर इसी तरह से हम IT इंडस्ट्री की बात कर लें, या व्हाट्सोएवर कोई भी किसी दूसरी तरह की इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वो मौजूद नहीं होती है। फिर हम अपने सामने कुछ सेट एग्जांपल्स देखते हैं कि ये जो है फलाने शख्स ने ये किया था, वो तो बड़ा वेल सेटल्ड है, तो हम उसकी एग्जांपल जो है उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब उस शख्स का एम्बिशन, उसको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, और उसका अंदर मौजूद टैलेंट, और उसको मिलने वाली मेंटरशिप, वो सारी चीज़ें जब आप उसे कंबाइन करते हैं तो उस एक शख्स का कैरियर जो है वो बनता है। लेकिन जब किसी ऐसी एग्जाम्पल को सामने रखते हैं तो हम उसमें से तमाम फैक्टर्स को निकाल के सिर्फ उसकी डिग्री को सामने रख लेते हैं, और उसकी बुनियाद पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो एक मुकम्मल एनालिसिस नहीं होता। तो जब ऐसा मुकम्मल हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर हम नहीं देखते, तो हम एक जो है इन अप्रोप्रिएट एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है एक राय बना लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि वो राय जो है अमूमी तौर पर जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती। तो ऐसे के अंदर जो मैंने पहले बात की वो यही है कि ऐसे में जो हम के लिए कैरियर एम्बिशन या कैरियर काउंसलिंग जो है प्रोग्राम, वो ऑलरेडी उनके साथ कम से कम एलिमेंट्री स्कूल की सतह से जो है वो होना चाहिए। अभी आपकी बात से जो है ना मुझे एक बड़ी वो बात याद आ गई कि आप अभी किसी भी जो है आप देख लें, अगर माँ बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है तो अक्सर माएँ वो कहती हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो वही माँ जो थोड़ी देर बाद कहती है मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर फौजी बनेगा, फिर वही कहती है कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर पायलट बनेगा, क्योंकि ये सारे वो प्रोफेशन है कि जिनको सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्टेबल समझा जाता है, और इन प्रोफेशंस को फाइनेंशियली जो है बहुत वेल मैच्योर समझा जाता है। तो ये वजूहात है जिनकी बुनियाद पर, इन फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर जो है हम चूज करते हैं कि हमारा या हमारे बच्चे का या हमारे घर में दीगर अफराद जो उनका प्रोफेशन क्या होगा, और हम इस चीज़ को जो है पसे पुश डाल देते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की इंडस्ट्री मौजूद है, हमारे पास किस चीज़ के ऊपर जो है आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उस वर्ल्ड जैसी नहीं रही कि जो कि आज से शायद 20 साल पहले थी। आज का तो आइडियाज़ का दौर है, यहाँ पर लोग नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो नई से नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, और जो है वो दुनिया को तस्खीर किए जाते हैं। तो इससे पहले ये सारा काम जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट करता था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता या था, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली होती थी जो इस सारी चीज़ों को आगे लेकर चलती थी। तो अभी वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है उस आइडिया का मोहताज है जो एक नया नौजवान लेकर आता है। तो बस ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान जो है उसको जो है पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, उसे खुद शनासी की ज़रूरत है कि जिसके अंदर वो अपना पोटेंशियल जो है उसकी पहचान करें और फिर उसको आगे लेकर चले। लेकिन फिर मैं अपनी पिछली बात को इसके साथ दोबारा से अटैच करूंगा कि ये काम जो है सिर्फ नौजवान कर नहीं सकता जब तक कि मुल्की सतह पर या रियासती सतह पर इन चीज़ों को आगे ले जाकर आगे चलकर जो है उनके लिए कोई पाथ जो है वो मौजूद ना हो। तो फिर एक और फैक्टर इन तमाम प्रोफेशंस जिनका हमने जिक्र किया उसमें कामयाबी का एक फैक्टर इंक्लूडिंग, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, हम इस बुनियाद को करते हैं कि बहुत से लोग, खैर हम तो चूंकि रिसर्च और पढ़ने के लिए अमूमी तौर पर बाहर गए, तो जो हमारे दूसरे लोग जो हैं वो जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, तो इसको भी हम कामयाबी का एक स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिमत देखें इसका, अगर हम रियासती सतह पर इसका एक पर्सपेक्टिव देखते हैं तो आप देखेंगे तो ये ऐसा जाना, आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने घर को, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर दूसरी जगह मूव होते हैं कि जिसकी वजह क्या है कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही इसके पीछे मुहर्रक है, वो ये कि आपके पास अपने मुल्क और अपनी जगह के ऊपर जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो है पब्लिकली स्पॉन्सर्ड है, वो स्टेट का सिस्टम है। एक स्टेट जो है वो 18, 20 या 22 साल लगाकर एक नौजवान जो है वो तैयार करती है। जब वो नौजवान तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो इस मुल्क को छोड़कर, जिन्हें इस मुल्क के जो असासे उसके ऊपर इन्वेस्ट होते हैं वो छोड़कर जो दूसरे मुल्क चला जाता है। इसलिए हमें रियासती सतह पर जो है ऐसे कैरियर काउंसलिंग और ऐसे नौजवानों को आगे लेकर आने के जो है प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, उसका आगाज़ करना होगा जो कि इंडस्ट्री और दुनिया की जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो नीड्स हैं उसके साथ इंटरलिंक्ड हो। बहुत शुक्रिया। सवाल तो भी बहुत से हैं, लेकिन हम आपको ज़हमत देंगे किसी टाइम वीडियो लिंक के थ्रू हम आपसे मज़ीद भी प्रोग्राम करें। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद शुएब अख्तर अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ तहकीक के शोबे में अपना नाम बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर शुएब जैसे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो इसका दुनिया भर में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि उससे हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिलकर
कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर कोई रेडिकल तब्दीलियां ला सकें, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकें, यहाँ पे रिसर्च के, तहकीक के और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसके हम इदारे कायम करने में कामयाब हो सकें। इसके लिए हमारी तवक्कुआत ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हैं और हमेशा रहेंगी। हमें उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो दोस्त हैं वो अपने मुल्क के बारे में इस पहलू पर ज़रूर सोचेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।